हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे रोड मैप ऑफ एसएपी इम्प्लीमेंटेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जिसमें था ओवरव्यू ऑफ एसएपी। एसएपी क्या होता है और एसएपी इज अ सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट and SAP is largest ERP system software in market, and SAP is used in almost 90% of multinational companies, public sector around the world. Okay, then we discussed about ERP system structure, जिसमें क्या होता है कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना डेटा जो है वो डेटाबेस के साथ शेयर कर रहे होते हैं। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है तमाम डिपार्टमेंट्स की सुपरविजन करते हैं। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है डेटाबेस है, डेटा को कलेक्ट करने के बाद तमाम डिपार्टमेंट्स की ट्रांजेक्शन की सुपरविजन करने के बाद उनको अप्रूवल देते हैं ट्रांजेक्शन करने की। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ एसएपी, जिसमें सरफेस था एस4हाना का से क्या बनता है, एस स्टैंड फॉर सूट, फॉर स्टैंड फॉर फोर्थ, एंड हाना मीन हाई परफॉर्मेंस एनालिटिक अप्लायंसेस। ओके, और ये जो है लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर है और तमाम जो एसएपी के सॉफ्टवेयर हैं उनमें सरफेरिस्त एस4हाना ही है। बाकी जो इसके सॉफ्टवेयर से जिसमें B1 है, B1 जो है बिजनेस वन, ये भी एक ERP सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन है आपका SAP अरीबा। SAP अरीबा जो है इसमें आती है ऑटोमेटिक प्रोक्योरमेंट है, जैसे कि PSO। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनको डेली की बेस पे जिनके जो क्लाइंट्स है या कंज्यूमर है या कस्टमर्स हैं वो रेगुलर बेस के ऊपर आते हैं और उनको मालूम होता है कि हमारी जो सेल ऑर्डर है वो इतनी है, लाइक 100 लीटर, 100,000 लीटर पर डे। तो वो फिर उस हिसाब से अपने जो वेंडर्स हैं उनके साथ जो है उनको परचेज करती हैं। मीन टू से कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे सेल्स और परचेज दोनों का वॉल्यूम ऑलमोस्ट फिक्स हो, वहां पे क्या होता है ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई, ये जो है ये तमाम ट्रांजेक्शन जो है ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम जो है SAP अरीबा में कंसिडर करते हैं या परफॉर्म करते हैं। देन हमने डिस्कस किया था SAP जॉल। जॉल जो है ये नया वर्जन है SAP का जो कि 2023 में लॉन्च हुआ है। और जॉल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI के तौर पे SAP ने इसको अपने सिस्टम में यूज किया है। और एस्को पायलट, तो ये आमतौर पे यूज किया जाता है कि जहाँ पे आपकी फोरकास्टिंग होती है, जहाँ पे आपके एनालिसिस होते हैं, जहाँ पे आपकी बजटिंग होती है, जहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट सिस्टम इस्तेमाल हो, वहाँ पे ये जॉल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा SAP के अंदर ये भी एक लेटेस्ट अपडेशन आई है कि लेट से आप कंपनी जो है वो अपना एक फोरकास्टिंग करती है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हमारी सेल्स ग्रोथ कहाँ पे होगी, या फिर हमारा जो बजट है वो कितना अप होगा, कितना डाउन होगा, कितना ओवर अप्लाइड होगा, अंडर अप्लाइड होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर आती हैं, जो आपकी वैल्यूएशन करती हैं, तो उसके लिए SAP जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं सक्सेस फैक्टर। सक्सेस फैक्टर वो भी इंटरेस्ट में ऐड करवा दूंगा। सक्सेस फैक्टर जो है वो कंप्लीट HR के ऊपर बेस कर होता है। देन हमने डिस्कस किया था जो SAP के एक और मॉड्यूल है जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, अबाउट HR, सेल्स, क्लाउड, एसेट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये जो मॉड्यूल्स हैं ये आपकी प्रोफाइल के मुताबिक कौन सा मॉड्यूल किसके लिए सूटेबल है वो हमने यहाँ पे इसमें डिस्कस किया था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था ये SAP मॉड्यूल। अब SAP के ट्रेडिंग में दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं यूजर लेवल, एक को हम कहते हैं कंसल्टेंट लेवल। यूजर लेवल का काम क्या होता है, आप जो डेटा एंट्री का काम कर रहे होते हैं जिसमें आपने एंट्रीज पोस्ट करनी है या इनवॉइसेस क्रिएट करनी है, वो आपका कहलाता है डेटा एंट्री का काम कहलाता है। एक और लेवल है जिसको हम कहते हैं कंसल्टेंट लेवल। कंसल्टेंट लेवल में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है, इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है और सुपर यूजर का काम होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू शो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक जॉब है SAP FICO कॉन्फ़िगर SAP S/4HANA FICO मॉड्यूल्स बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स।
एंड इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। अब यहाँ पे वो आपसे बात क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, ओके, एसएपी फिको फंक्शनैलिटीज। अब ये देखें कि एसएपी की जॉब है कहाँ पे है, पेप्सी में है, पेप्सी में। तो आपको क्या लगता है कि क्या एसएपी के अंदर एसएपी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है? डेफिनेटली किया गया है, काफी अर्से पहले इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। आप एज ए कंसल्टेंट आपने क्या काम करना है, वहां पे जो बैक एंड के ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही होती है आप उसको सुपरवाइज कर रहे होते हो, आप उसकी मेंटेनेंस कर रहे होते हो। जहां पे कोई चीज मिस हो आप उसको अपडेट करते हो या आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और एक और चीज जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था क्लास में, आई जस्ट शो एसएपी एज अ कंसल्टेंट आपने किन किन एरियाज के ऊपर काम करना होता है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपके पास एसएपी का इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है और इसको ये मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए हुए हैं। और देखिए ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टूड। बात करें आप जैसे कि आप पेप्सी में जाते हो या नेस्ले में जाते हैं या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आपने जाना है ना, वहां पर ऑलरेडी एसएपी इंप्लीमेंट हो चुका है। देन व्हाट यू हैव टू डू ओवर देयर, you just focus on SAP rollout project। अब ये क्या होता है? Any one of you can explain please what is SAP rollout project? ये notes already लाइक एग्जिस्टिंग एसएपी को अपग्रेडेशन की तरफ मूव करना नहीं, इसमें एज पर बिजनेस नीड। आपका कुछ पॉइंट ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप पेप्सी है ना, पेप्सी लेट्स से कि इस दौर नहीं है, क्या उसे कहते हैं, अफगानिस्तान में नहीं है फॉर एग्जांपल। और अब पेप्सी कहते हैं कि पेप्सी ने वहां पे अपना एक नया सेटअप लॉन्च करना है, तो वहां पे पेप्सी अगर मूव करती है तो साथ अपना एसएपी को भी वहां पे उसने मूव करना है, ओके। तो इसका मतलब ये कि मूवमेंट ऑफ एसएपी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रोल आउट, ओके। तो इसमें ज्यादा मतलब कि जॉब्स इसमें आ रही होती हैं आजकल। अब लोगों को ये नहीं समझ आती कि मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज होती है, इसमें एक अलग चीज होती है, ओके। इसमें भी आपको डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए। देन क्या है, अपग्रेड प्रोजेक्ट। तो अपग्रेड प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपका जो एसीसी था, ACC was old version of SAP। आप कौन सा आ गया 2022, लेकिन अब 2023 है, लेकिन इन्होंने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया, तो ये भी इंशाल्लाह मैं अपडेट करवा दूंगा। तो अभी 2023 जो है ये अपडेट हो रहा है, बल्कि हो चुके हैं। देन क्या है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट। देन माइग्रेशन प्रोजेक्ट। माइग्रेशन में क्या होता है कि आपने नॉन एसएपी से डेटा को उठा के एसएपी के ऊपर आपने माइग्रेट करना होता है। अच्छा, उसके बाद क्या, इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जैसे आपके पास एक ऑलरेडी एसएपी ओरेकल मौजूद है एंड यू वांट टू मर्ज एंड यू वांट टू इंप्लीमेंट एसएपी एंड यू वांट टू कैरी बोथ सॉफ्टवेयर लाइक एसएपी एंड ओरेकल एट अ टाइम। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है जब आपने दोनों सॉफ्टवेयर को एक साथ कंटिन्यू करने हैं तो आपने एसएपी को नॉन एसएपी के साथ मर्ज कर देना, इंटरलिंक कर देना। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है। इनहांसमेंट का मतलब क्या होता है कि उसमें नए अपडेशंस लेके आना है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजी या नई फीचर्स इसमें एडअप करना। अब एक और चीज है, आपने नाम सुना होगा कि एसएपी प्राइवेट क्लाउड, एसएपी पब्लिक क्लाउड। एनी वन ऑफ यू, आपने ये नाम सुने? प्राइवेट और पब्लिक क्लाउड क्या होते हैं? तो प्राइवेट क्लाउड जो है ना, ये भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड क्या होते हैं। प्राइवेट क्लाउड जो है ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें, अच्छा तो ये तो क्लाउड सिस्टम क्या होता है? क्लाउड क्लाउड सिस्टम बेसिकली सर्वर होता है जहाँ पे सारे डेटा और डॉक्यूमेंट्स आपके स्टोर होते हैं कंपनी के। वेरी नाइस। आप इसको कोई मुझे बता सकते हैं कि इज दिस क्लाउड सॉफ्टवेयर और ऑन प्रीम सॉफ्टवेयर, इज दिस एसएफपीएस कोई बता सकता है ये क्लाउड बेस्ड सर्वर है। क्लाउड बेस्ड सर्वर का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक लिंक होता है और एक वर्चुअल आपके पास एक डेटाबेस सर्वर होता है जिसके मुताबिक आप जो है अपने सर्वर को एक्सेस कर रहे होते हैं। अब आप में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब कि किसी डेटाबेस के ऊपर काम किया होगा, तो यू बेटर नाउ
कि जो ऑन प्रीमिस सर्वर होते हैं ना, उसके लिए आपको रैक सेक होते हैं वो मेंटेन करना पड़ता है, फिर मतलब काफ़ी चीज़ें उसमें मेंटेन करना पड़ती हैं। तो जो बैंकर हैं उनको भी मालूम होता है कि मतलब कि बैंकिंग सिस्टम में क्या सॉफ्टवेयर चल रहा है, ऑन प्रीमिस चल रहा है या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर चल रहा है, कोई बता सकते हैं प्लीज? तो प्राइवेट क्लाउड का मतलब ये होता है कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो मतलब कि ऐसा क्लाउड सर्वर जो मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो लार्ज सेक्टर के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो प्राइवेट कहलाता है। पब्लिक क्लाउड का मतलब ऐसा सर्वर जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये भी इंशाल्लाह आपको मैं डिफरेंस बताऊंगा जब हम जो है ना आपकी एससीपी मेंबरशिप आईडी को डिफाइन करेंगे। अच्छा, तो ये था आपका प्रीवियस टॉपिक का एक शॉर्ट था एक ओवरव्यू। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि हमें क्या करना है, S/4HANA को हमने इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि यहाँ पे चीज़ें गिवन है, कॉन्फ़िगर S/4HANA मॉड्यूल्स ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। तो एक आपने ये देखने के इंशाल्लाह आज हमने इसके ऊपर बकायदा अपना काम स्टार्ट करना है। और सेकंड ये था कि यहाँ पे ये देखो, ये अब ये एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस के ऊपर देखें तमाम डिपार्टमेंट जो है वो क्या हो रहे हैं, इसके साथ इंटरलिंक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेस होगा, इसमें तमाम जो एसएपी के कंसल्टेंट्स वो शामिल होते हैं। याद रखिएगा कि एसएपी जो है वो एज ए टीम इंडस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसल्टेंट होते हैं, जिसमें एचआर के होते हैं, एबाब के होते हैं, बेसिस के होते हैं, जिसमें सप्लाई चेन के होते हैं, एमएम के होते हैं और पीएम के होते हैं, और उसके अलावा एसटी के होते हैं। तमाम जो कंसल्टेंट मिलके इनिशियल जो इम्प्लीमेंटेशन फेज है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर। और यहाँ पे हमने किसको स्टार्ट करना है? जी सर। यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है ये हमारा पहला टॉपिक है। तो लेट्स से एक कंपनी है, हम एक कंपनी का अच्छा एक टर्म यूज की जाती है क्लाइंट। लेट्स से कि आप ने एक कंपनी में एसएपी को इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले आप क्या करेंगे, कोई बता सकता है? फर्स्ट फेज में आपने क्या इंफॉर्मेशन गैदर करनी है? आप सब माशाल्लाह से ज्यूम करेंगे, आप चलिए समझें कि आप मेंबर से एंड आई एम योर टीम लीडर एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट एसएपी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जी, हम इससे कुछ ऐसे भी हैं जो माशाल्लाह से काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस भी रखते हैं, उनको नॉलेज होगा। लेट्स से कि एक कंपनी जो है ना वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग की है, आप इनिशियली कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे क्लाइंट से? क्लाइंट का मतलब वो कंपनी जहां पे आपने एसएपी को इम्प्लीमेंट करना हो। डू यू हैव सम आइडिया और जस्ट आई एक्सप्लेन प्लीज? सर फर्स्ट स्टेज तो ऑलवेज प्लानिंग ही होता है। प्लानिंग, उसके अलावा बाकी भी पार्ट यस, डाटा गैदरिंग होगा, देन डाटा गैदरिंग होता है। वेरी गुड, और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, वेरी वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या काम करते हैं कि वी हैव टू गेट इंफॉर्मेशन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर वेयर वी हैव टू इम्प्लीमेंट एसएपी। क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, ट्रेडिंग है, वो इसके नेचर क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। देन पॉइंट नंबर 2, हम ये देखते हैं कि इनके हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर अवेलेबल इन योर क्लाइंट कंपनी को कहते हैं जहाँ पे हमने एसएपी को इम्प्लीमेंट कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्लाइंट, सेकंड इज हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स ऑफ योर क्लाइंट, थर्ड वन इज हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर वर्किंग इन योर क्लाइंट्स। ओके, नंबर 4, हाउ मेनी यूजर्स we have to assign in your client. सर सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप काइंडली मैं लिख लूं?
तो नंबर 4 क्या था, हाउ मेनी यूजर्स ऑफ SAP आर इन योर क्लाइंट। अब यूजर्स क्या होते हैं, यूजर्स का मतलब ये होता है कि SAP को किन किन SAP को यूज करने वाले कितने मेंबर्स होंगे, राइट। और उसके बाद आपने पॉइंट नंबर 5, हाउ मेनी सुपर यूजर्स वी हैव टू असाइन इन क्लाइंट। सुपर यूजर्स का मतलब क्या होता है, कंसल्टेंट, यानी कि SAP की जो अथॉरिटी है, ये जो मतलब आप कहें ना मॉड्यूल्स की जो अथॉरिटी है, ये किस किस के पास होनी चाहिए, डेटा को चेंज करना, डेटा को इम्प्लीमेंट करना, आप यहाँ से देख सकते हैं ये। अब ये जो है ना कॉन्फ़िगरेशन का काम करना, इम्प्लीमेंटेशन का काम करना, कोलैबोरेशन का काम करना, और ये टेस्टिंग, यूजर सपोर्ट एंड यूजर फ्लो जो भी है, इन तमाम चीजों को हम कहते हैं सुपर यूजर। ओके, तो कितने सुपर यूजर्स होंगे जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज करेंगे। अच्छा, नंबर 6 पॉइंट पे क्या आता है, उनका बजट कितना है। अब लेट्स से कंपनी कहते हैं कि हमारे पास 20 में वो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, और 20 डिपार्टमेंट्स में अगर आप 5 एम्प्लॉयज भी करें ना, तो 20 इंटू 5 आई थिंक 100 एम्प्लॉयज बनते हैं। सॉरी, 20 डिपार्टमेंट से 5 यूजर हैं, 5 इंटू 20 100 यूजर्स। अब इन 100 यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होने चाहिए एटलीस्ट 20 सुपर यूजर्स। तो हम ये 25 सुपर यूजर्स कर दो, तो हम कितने लाइसेंस देंगे, 125 यूजर्स लाइसेंस हम कंपनी को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये फिर अलग बात है कि उनकी कॉस्टिंग क्या आती है क्या नहीं आती। अच्छा, तो सॉरी सर, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, याकूता बात कर रही हूँ। सर, इसमें है ना, आपने अभी कहा कि जो ऑथराइज यूजर्स होते हैं वो कम होते हैं, और सेकंड सेंटेंस में आपने बोला कि ऑथराइज यूजर्स के अंदर 100 होंगे, यूजर्स होंगे। आई एम सॉरी, आई एम कंफ्यूज्ड ऑन दिस पॉइंट। बहुत अच्छा पॉइंट आपका, माशाल्लाह से। देखिए, एक होता है कंसल्टेंट, जैसे कि अच्छा सवाल किया आपने। अब ये ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड यूजर। अब इसमें देखो, ये एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट में मैंने क्या कहा था, कितने यूजर्स हैं, 5 यूजर्स हैं। ये डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इसमें एक यूजर जो है वो जीआर के ऊपर काम करेगा, सेकंड यूजर AR के ऊपर काम करेगा, थर्ड AP के ऊपर काम करेगा, फोर्थ बैंक के ऊपर काम करेगा, फिफ्थ जो है वो फिक्स एसेट के ऊपर काम करेगा। ओके, अब इन 5 यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक F5 कंसल्टेंट होना चाहिए जो बैक एंड के ऊपर काम कर सके। SPRO, IMG, दिस इज ये जो एरिया है ना, इसको हम कहते हैं SAP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड। ओके, जो सुपर यूजर होगा ना, उसका काम क्या होगा, यहाँ पे जो पैरामीटर से, जो स्टैंडर्ड से, जो कॉन्फ़िगरेशन जो आपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया है, उनको कंट्रोल, उनको मैनेज करते हुए एंड यूजर्स को कंट्रोल करना। एंड यूजर का काम क्या होता है, डेटा एंट्री का काम करना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना, या तो आपने एंट्रीज पोस्ट करनी है, यहाँ पे ये देखिए डॉक्यूमेंट एंट्री होती है इसके अंदर। फ्रंट एंड का काम क्या है, डेटा एंट्री का काम करना, और कंसल्टेंट का काम क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन करना। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन या इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। सो दिस पॉइंट इज क्लियर, हाउ कंसल्टेंट और सुपर यूजर मॉनिटर फ्रंट एंड यूजर्स इन SAP। इज दिस पॉइंट क्लियर? जी सर, थैंक यू, इट्स क्लियर। अच्छा, तो अब S/4HANA जो है ना, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि ये सबसे कॉस्टली है। अब S/4HANA आपने इम्प्लीमेंट करने हैं कंपनी के अंदर, एंड यू हैव टू प्रोवाइड 125 लाइसेंसेस, और ये आप इसको जरा मल्टीप्लाई करें, आप में से कोई भी अगर काउंटर यहाँ पे है तो आप इसको 125 इंटू $22,000 प्लीज जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। 750 million. 750 मिलियन पाक रुपीज। 750 मिलियन ये कितना बनता है, आई थिंक ये 75 करोड़ बनते हैं ना, 750 मिलियन। 7 करोड़ 50 लाख। तो 75 करोड़ बनते हैं सर। 75 मिलियन, ओके, 75 मिलियन 7 करोड़ 50 लाख। तो 750 मिलियन है ना, 75 करोड़ बनते हैं। 75 करोड़
76 करोड़ बनता है या 7 करोड़ 50 लाख बनते हैं, ये जरा कंफर्म कर लो। 76 करोड़ 7 करोड़ 50 लाख। क्या बात है। 75 तो ये बनते हैं आपका 75 million। यानी कि 7 करोड़ 50 लाख। अब आप कंपनी को बोलो कि भाई इसमें आपका जो है ना ये जो लाइसेंस कॉस्ट है, सर्वर कॉस्ट, बाकी जो इंटरेस्ट फी है, तकरीबन आपकी 10 करोड़ तक बन जाती है। आप अगर किसी क्लाइंट को ऑफर देंगे ना तो वो कहेगा ये तो बहुत कॉस्टली है। अगर आप उसको B1 कहेंगे ना तो ये 10 करोड़ जो है उसको मिल जाएगी तकरीबन 2 करोड़ के अंदर। ओके, तो ये चीज मैटर करती है कि भाई आपने उसको क्या ऑफर करनी है, राइट। अब बास का क्या होता है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह से काफी ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहां पे एससीपी को इम्प्लीमेंट किया गया था। अच्छा, जिंदगी में ना एक बात नोट कीजिएगा कि बास का छोटी सी मिस्टेक या मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ा नुकसान पैदा करती है। एससीपी ने पूछा कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज एंड हाउ मेनी एंड यूजर्स यू वांट टू गेट, मतलब कि एससीपी के कितने यूजर्स लाइसेंस आपको चाहिए। तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है ना वो माशाल्लाह से बहुत समझदार होती है। आमतौर पे मैं पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो वो क्या करते हैं, आपसे कहते हैं कि ठीक है आप हमें इतने वो लाइसेंस दे दें। एम्प्लॉयज और एंड यूजर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने एम्प्लॉयज समझ के एंड यूजर की फिगर दे दी और अगलों ने क्या किया माशाल्लाह से, जो मतलब कि वहां पे जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना था वो भी माशाल्लाह से बहुत ही अक्लमंद थे माशाल्लाह। उन्होंने ये समझा कि भाई ये जो हमारे पास डेटा आया है ना ये एंड यूजर का डेटा है। अब उन्होंने एंड यूजर के जो लाइसेंस वो परचेज कर दिए। अब ये देखें कि अब मैंने आपको बोला कि टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, 100 यूजर्स हैं। 100 की जगह अगर आप 1000 यूजर्स लेके आओ, एक जीरो आप इसमें ऐड कर दें, तो जो आपके पास फिगर आई है ना ये 7 करोड़ की, ये 70 करोड़ बन जाती है सिर्फ एक जीरो ऐड करने से। तो ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान में इस तरह के मतलब के इश्यूज चलते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो भी एससीपी का जो एक इनिशियल फेज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होते हैं। अंडरस्टूड। अच्छा, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने क्या एज्यूम किया कि हमारे पास जो कंपनी है वो कौन सी मैन्युफैक्चरिंग की है। मैन्युफैक्चरिंग में हम ये एज्यूम करते हैं कि बेवरेजेस सेक्टर की है। बेवरेजेस में क्या होता है कि जूसेस होते हैं और उसके अलावा आपके पास वो होते हैं मिनरल वाटर होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है। तो ये जो चीजें होती है ना इसको हम कहते हैं बेवरेजेस में। तो इनिशियल फेज क्या है, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। अभी जो हमने जो बातें की उसको हम कहते हैं फेज 1। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस ब्लूप्रिंट। देखो आप सबने अगर एक बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जल्दी से बताएं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग ऑफ यस, और तो पहले सर उसकी बुनियादें खोलते हैं। बुनियादी से पहले क्या काम करते हो, बजट सर उसकी लेआउट होती है। लेआउट से पहले क्या काम करते हैं, मैप नक्शा। वेरी गुड। हाँ हाँ मैप होगा, नक्शा होगा तो उसको हम मतलब कि बता पाएंगे भाई ये जगह इसको इतने इसको कंक्रीट करना है, ये डायमेंशन होगा, ये इसके सेंटीमीटर मीटर जो भी है, जो भी पैरामीटर्स हैं वो आपके बिजनेस ब्लूप्रिंट में होंगे। तो हमें ये देखना होगा कि भाई हमने कंपनी ले ली, उसमें 125 सर उसमें 100 यूजर्स होंगे, 25 सुपर यूजर्स होंगे। और अब कंपनी का वो क्या है, जैसे कि यहाँ पे है ना, अब आपने क्या काम करना है, आपने ये जो मॉड्यूल्स है इन तमाम मॉड्यूल्स को इम्प्लीमेंट करना है। ये मॉड्यूल्स आ गए यहाँ पे, ये मॉड्यूल्स इनको हमने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, ये सेकंड फेज आ गया। थर्ड फेज आपका क्या है, रियलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे आपका असल काम होता है जिसमें आप एससीपी को बाकायदा इम्प्लीमेंट कर रहे होते हो। इंटीग्रेशन टेस्ट, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे है ना, ये देखिए ये पहले फेज में हम क्या काम करेंगे इंशाल्लाह, तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने डिफाइन करने हैं रियलाइजेशन में। फिर क्या होता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे कि डिपार्टमेंट्स है ना, ये सर्वर के साथ इसको लिंक कर दिया गया है
और पास पर डिपार्टमेंट्स को आपस में भी इंटरलिंक किया जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब ये होता है कि आप उसमें एक उसमें डेटा आप उसमें एंटर करते हो और ये चेक करते हैं कि एंड यूजर्स में कोई बग्स तो नहीं आ रहे, कोई उसमें एरर्स तो नहीं आ रहे। तो जिसको हम कहते हैं रिहर्सल करना गो लाइव से पहले। तो गो लाइव से पहले उसकी हमने प्रिपरेशन कर दी, रिहर्सल कर दी, चेक कर दिया, देन हम उसको गो लाइव करते हैं। गो लाइव का मतलब क्या होता है मिस्टर फवाद, आप जरा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। गो लाइव का मतलब ये होता है कि आपने एक सिस्टम को सर्वर के साथ इंटरलिंक कर दिया। और याद रखना कि जब आप, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात की थी कि हम जब एसएपी का लाइसेंस परचेज करते हैं, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, गो लाइव का मतलब ये होता है कि रियल बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है आपके मेन डेटाबेस के ऊपर आप उसको शिफ्ट करते हो, आप उसको वहां पे अपलोड करते हो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, गो लाइव के बाद जो है ना एक उसकी टेस्टिंग होती है, गो लाइव की टेस्टिंग होती है कि क्या गो लाइव में जो भी आपने चीजें जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं क्या वो बाकायदा इफेक्टिव हैं या उसमें भी कुछ इश्यूज हैं। एंड लास्ट वन इज गो लाइव सपोर्ट। अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके भी नोट्स बना के मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके, कंप्लीट इसके जो वो हैं। तो इसमें पहला जो है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, इसमें आमतौर पे आप क्या काम करते हैं, बिजनेस की नीड्स ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हुए बिजनेस को प्रॉपर डिस्कवर किया जाता है। फेसेस में आप प्लानिंग करते हैं कि भाई कौन कौन से हमने जो डिपार्टमेंट्स को कैसे डिफाइन करने हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे उसको आप जो है बाकायदा उसको इम्प्लीमेंट करते हो। सो कम टू एसएपी। अच्छा, एक और चीज मुझे ये बताएं, लेट्स से कि आप हम एक अच्छा कोई कंपनी का कोई एक अच्छा सा नाम तो चूज करें प्लीज आप सब। अब ये कंपनी है ना जैसे कि डिवाइन बेवरेजेस, तो क्या आपके पास कंपनी होगी तो आप उसमें डेटा एंट्री का काम कर सकोगे, आप उसके ट्रांजेक्शन पोस्ट कर पाएंगे। अगर आपके पास कंपनी नहीं होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन कंपनी एंड देन इट्स पैरामीटर। तो सो वी स्टार्ट ये वाला प्रोजेक्ट। ओके, पॉइंट 1, इसमें आप क्या काम करते हो, आप ये एसएपी का एक मेन यूजर इंटरफेस, और ये जो है ना इसको हम कहते हैं सर्च कमांड कहते हैं। इसमें आप टी कोड्स पुट अप करते हैं। तो पहले जो हम टी कोड पुट करेंगे एंड दैट इज SPRO। SPRO से क्या बनते हैं, एसएपी प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। ओके, ये किसकी शॉर्ट एप्लीकेशन है। आपने इंटर प्रेस कर दिया, यहाँ पे आपके पास एक शो है एसएपी रेफरेंस IMG, इसको आप क्लिक करते हो। ये कंप्लीट एक डेटाबेस मेन सर्वर है जिसमें आपने जो भी आपका रिक्वायर्ड या होगा ना मॉड्यूल, आप उसको बकायदा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इनिशियली तमाम जो एसएपी कंसल्टेंट हैं उन्होंने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो कम टू एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ये एरो है, यहाँ से आप क्लिक करोगे। देन डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, डिफाइन करना जो भी कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन है या डिपार्टमेंट से। देन आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ से आप इसको ओपन करोगे। ये है डिफाइन कंपनी और इसके बेसिक पैरामीटर्स। ये छोटी सी आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसको हम कहते हैं एक्टिविटी क्लॉक। उस पर डबल क्लिक कर दिया, देन आप न्यू एंट्री पे आ जाओगे। अच्छा, यहाँ पे हम करते हैं KB01 और यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं इसको हम कहते हैं KB बेवरेजेस, और स्टेट आ जाएगी फेडरल एरिया, PO बॉक्स 2500, पोस्टल कोड 25,000, सिटी आपका आ जाएगा कराची आ जाएगा, एंड रीजन PK, लैंग्वेज PN, करेंसी PKR। तो ये बेसिक डेटा है, आप इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये अब आपने ये अज्यूम करने के KB जो है ना KB बेवरेजेस, ये आपका क्या है, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे हमने SAP को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, and you all are as a consultant, you have to
make some basic configurations in this organization KB01. Enter and save. एंड देन अच्छा बैक एंड के ऊपर जब भी आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को परफॉर्म करेंगे ना, उसके बाद ये आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, इसको आपने एंटर करना है तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। डेटा वॉज सेव्ड KB01। अब आप सब ने क्या काम करना है कि आपने अपनी अपनी कंपनी के अंदर जो है ना, सॉरी, आपने अपनी अपनी कंपनी बनानी है। और आपने अपनी कंपनी कैसे बनानी है कि जो भी आपका नाम है ना, आपने के की जगह अपना नाम लिखना है। ओके, जैसे कि अहमद बेवजिस और आलम बेवजिस, अली बेवजिस, बिलाल बेवजिस और दानियाल बेवजिस, जो भी हैं, लाइक आप इस तरह से अपनी अपनी कंपनी के फिर यहाँ पे क्या होगा AB01, DB01, इस तरह से आपने कंपनी बनानी है। नीचे अपने नाम भी लिखने हैं। ओके, जैसे कि AB01 तो साथ में आप लिख दोगे जो भी आपका नाम है वो आपने लास्ट में मेंशन करना है। उसकी रीज़न ये होती है कि आप जब अपने सिस्टम में SAP को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप जब इम्प्लीमेंट करोगे ना, उसमें काफ़ी मिस्टेक्स होंगे, काफ़ी एरर्स होंगे, तो वो मेरे लिए उनको ट्रेस आउट करना फिर फिक्स करना आसान हो जाएगा। ऐसे अगर आपने सब ने माशा से एक ही डाटा पुट कर दिया तो क्या होगा, ये नहीं समझेंगे भाई ये एरर किसका है, वो भी खिचड़ी पक जाती है ना, खिचड़ी पक जाती है। क्या ख्याल है? अच्छा, नेक्स्ट कम बैक, ये बैक ऑप्शन है, ये एग्जिट का ऑप्शन है, ये कैंसिल का ऑप्शन है और ये सेव का ऑप्शन है। कम बैक अगेन, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। आपने कंप्लीट डिफाइन की, अब आपने क्रेडिट कंट्रोल एरिया डिफाइन करना है। और क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या होता है कि आपकी जो क्रेडिट करेंसी, आपके जो क्रेडिट है ना, वो किस करेंसी में होगा, कितनी लिमिट होगी। ये एक कॉमन एरर है जो कि मतलब कि आमतौर पे ये जो जब भी आप SAP को इम्प्लीमेंट करेंगे तो निश्चय आपको फेस करना होगा। ये आमतौर पे एरर उस टाइम आता है कि आप में से कोई भी ऐसा मेंबर या ट्रेनी जो SAP जो IP एड्रेस जिसकी ऑथेंटिकेशन ना हो SAP में, तो ये एरर दे देते हैं। अच्छा, इसका तरीका क्या होता है कि ये न्यू विंडो पे आप आ जाए और SM12 ये अपने T कोड पुट करना है, एंटर कर दो और इसको यहाँ से फिलहाल डिलीट कर दें, क्लिक ऑन सर्च कर दो। कंसल्टेंट का काम क्या होता है, जितने भी एरर्स आते हैं ना उनको सॉल्व करना। अब देखें कि ये क्या है, बेसिकली ये क्लाइंट्स है जो लॉक हो चुके हैं। आप सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट कर दो। then select all and delete। ओके, इसको फिलहाल यहाँ पे रहने दो और इसको आप डिलीट कर दो, क्लोज कर दो। यहाँ पे आ जाए एडिट, सॉरी, डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया, न्यू एंट्री CCAK। अब ये क्या चीज़ है, दिस C फॉर क्रेडिट, सेकेंड C फॉर कंट्रोल, A फॉर एरिया, K फॉर KB01, करेंसी PKR। और बाकी कुछ भी चीज मेंशन करने की जरूरत नहीं है। एंटर। अच्छा, ऑलरेडी सेम, तो आप क्या कर दो के CCA कर दो। ये अब भी ये जो ना अल्फाबेट के है, इससे ये आइडिया होगा कि भाई ये हमारी कंपनी कोड का एक इसका स्पेशल कोड है। डेटा वॉज सेव। कम बैक, यहाँ पे आपने कर दो KB01, ये काइंडली लास्ट में मेंशन कीजिएगा। जैसे जैसे स्टेप्स मैं परफॉर्म कर रहा हूँ एज इट इज आपने काइंडली इसको परफॉर्म करने। आपने इसको कुछ भी नहीं करना, जो जो डेटा मैंने पुट अप किया है, जो जो चीजें मैंने स्किप की है, एज इट इज आपने काइंडली इसको परफॉर्म करना। नेक्स्ट, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। अच्छा, ये मैं आपको एक आसानी से देन एडिट कंपनी कोड डेटा। आप में से माशाल्लाह से सब ने बैंक अकाउंट ओपन करवाए होंगे ऐसे ही, और सब ने अकाउंट ओपनिंग एक फॉर्म देखा होगा। तो आप जब किसी बैंक में जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि सर मैम इसको काइंडली फिलअप कर दें। आपसे वो फॉर्म लेके तो आगे जो भी कंसर्न मैनेजर होता है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फिर वो मैनेजर का काम करते हैं सिस्टम के ऊपर उसको अपलोड कर रहे होते हैं। अक्सर आपने बैंक्स में देखा होगा कि मतलब कि आप जब भी कहीं पे जाए ना बैंक्स में, तो वो क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मैम मतलब कि हमारे बाहर से कुछ रेमिटेंस आनी है, वो जरा चेक कर दें।
तो बैंक ऑफिशियल आपसे क्या कहते हैं, अपना आईडी कार्ड बताएं, तो उसके बाद वो एक कोर्ट सिस्टम में चेक करते हैं, फिर सारी इन्फॉर्मेशन बताते हैं कि भाई आपकी क्या पोजीशन है। ऐसे है ना बैंकर, बैंक ऑफिशियल्स प्लीज। तो जी ये देखिए, तो ये देखिए ये एक इंफॉर्मेशन आएगी। तो मतलब आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में लिख के बैंक को प्रोवाइड कर दी। बैंक पे क्या काम करते हैं, उसको अपने मेन डेटाबेस सर्वर में उसको अपलोड करा होता है। देखो लेट्स से कि आपका अकाउंट लेट्स से कि कराची में है, HBL में है, तो क्या आप सिर्फ कराची के पार्टिकुलर गुलशन इकबाल में जो ब्रांच है, आप सिर्फ उसी में अपनी कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हो या थ्रू आउट पाकिस्तान कर सकते हैं? इसका पहले मुझे जवाब दें। थ्रू आउट थ्रू कर आउट सकते हैं। पाकिस्तान। थ्रू आउट कर सकते हैं। हाँ जी, उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि वो जो आपका बैंक है वो मेन डेटाबेस सर्वर के साथ मुंसलिक होता है। आई एम राइट और नो? राइट। उसके अलावा क्या होता है, मुझे कोई ऐसा बैंक बताएं जिसका कोई ब्रांच कोड ना हो। सबका कोड होता है। सबका होता है ना। तो अब ये देखें कि ये जो कंपनी कोड है ना, ये आप ये समझे कि ये आपका एक ब्रांच कोड है। अब ब्रांच कोड हम क्यों मेंशन करते हैं, क्योंकि बैंक का जो मेन सर्वर है ना, वो हेड ऑफिस में उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो एसएपी का जो मेन सर्वर है वो है जर्मनी में। एसएपी ने तो काफी दुनिया में कम से कम 40,000 कंपनी के साथ काम करिए। 40,000 कंपनीज का डेटा मैनेज करना कोई आसान चीज नहीं होती। तो उसके लिए क्या होता है, 4 डिजिट्स का कोड जो है ये आसान किया जाता है, ताकि मतलब कि ऐसे भी अपने क्लाइंट्स को देख सके भाई कौन सा क्लाइंट है जिसमें सर्वर के श्योर है, उसको फिक्स किया जा सके। तो बात का मकसद ये होता है कि जब आप बैंक में जाते हो ना, अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपसे कुछ बेसिक पैरामीटर्स मांगे जाते हैं कि आपका आईडी कार्ड क्या है। आमतौर पर आपका आईडी कार्ड या आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाता है। तो उसके बाद जो बैंक ऑफिशियल है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि भाई ये आपकी ट्रांजेक्शन है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन बताता है कि ये आपकी डेबिट अमाउंट है या आपकी क्रेडिट अमाउंट है। ऐसे ही है प्लीज। तो ये भी वही चीज है, आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप उसको जो मेन सर्वर है आप उसमें उसको अपलोड कर रहे होते हैं। कंपनी कोड क्या है, KB कंपनी के KB डेलीज सिटी कंट्री PK करेंसी PKR न्यू एंटर। यहाँ पे आपका आ जाएगा टाइटल कंपनी और KB मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो आपकी कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग की है। ये पोस्टल कोड 25,000। अच्छा, ये जो पोस्टल कोड है ना, ये हर कंट्री का अलग अलग होता है। यानी कि कुछ कंट्री के 4 डिजिट्स हैं, कुछ के 5 डिजिट्स हैं, कुछ के 6 डिजिट्स हैं, कुछ के 8 डिजिट्स हैं। के PO Box 2500, पोस्टल कोड 25,000, टेलीफोन 0211234567 और मोबाइल के 0300234567। एंटर एंड सेव। एक और चीज ये कि प्लीज आपने जो भी वर्किंग करनी है ना, एज अ कंसल्टेंट आपने ये देखना है कि ये हम क्या काम कर रहे हैं, इसके लॉजिक क्या है। इसके लॉजिक ये है कि जैसे कि आपको पता है कि कोई भी एक बैंक ब्रांच अगर ओपन होती है ना, तो वो अपने मेन डेटाबेस सर्वर के साथ उसको इंटरलिंक किया जाता है। अगर वो मेन हेड ऑफिस सर्वर के साथ उसको इंटरलिंक नहीं किया जाएगा तो उस ब्रांच का कोई फायदा नहीं होता। ओके, कम बैक। देन आप आ जाए डिफाइन बिजनेस एरिया। अब बिजनेस एरिया में 2 चीज आती हैं। फर्स्ट कि इसकी लोकेशन क्या है, बिजनेस एरिया आपका कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, अब्रॉड में है, कहाँ पे है। अगर पाकिस्तान में है तो किस जगह पे है। सेकंड बिजनेस एरिया कि आपके जो बिजनेस नेचर क्या है। मैन्युफैक्चरिंग तो हमने कर दिया, और मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, ये इसको आपने प्रॉपर डिफाइन कर दिया।
तो DAKB, BA मीन बिजनेस एरिया, KB मैंने अपने कंपनी कोड के फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स को चूज किया होगा। यहाँ पे आप ले लो मैन्युफैक्चरिंग KB 01 और कराची, ये ओके, ये आपका बिजनेस एरिया डिफाइन हुआ। अच्छा सर मैन्युफैक्चरिंग के एक किया हमने, मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद KB 01 के एक ही है आई थिंक। ओह थैंक यू, वेरी गुड शाबाश, ब्रिलियंट। अच्छा नेक्स्ट एक ऑप्शन है फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया आमतौर पे जो आपके होते हैं सर्विसेज होती हैं या ट्रेडिंग, उसमें हम उसको रिकमेंड करते हैं, जिसको हम स्किप कर देंगे। मेंटेन कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया, अगर तो आपकी जो कंपनी डिफरेंट एरियाज में है तब आप उसको मेंटेन कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको स्किप कर दो। नेक्स्ट है मेंटेन FM एरिया। FM स्टैंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, यानी कि आपका जो फाइनेंस होगा वो किस कंट्री में होगा, FMKB। और यहाँ पे आप दे दो KB 01 एंड PKR एंट्रेंस। नेक्स्ट वन इज सेगमेंट। अब सेगमेंट में आपने क्या काम करना है कि सेगमेंट में आपने ये बताने कि जो आपका बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग, SGKB बेवरेजेस हम लेके आएंगे, वाटर एंड जूसेस। ये अच्छा, ये था आपका बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने डिफाइन कर दिया। अब आप इसको क्लोज कर दें, देन आप आ जाए लॉजिस्टिक्स के ऊपर। आप कंट्रोलिंग में हम इस वजह से नहीं आएंगे क्योंकि कंट्रोलिंग में हमें कुछ डेटा चाहिए, जिसकी वजह से हम इसको फिलहाल स्किप कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने इसको क्यों, इस पर हमने काम क्यों करना है लॉजिस्टिक्स के ऊपर, बहुत सवाल है आपका। देखिए हमारी कंपनी कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं। प्रोडक्ट्स क्या है, यूसिन्स हैं और वो हैं वाटर है। तो उसके लिए हमें चाहिए प्लांट। प्लांट हमें चाहिए न्यू एंट्री PNKB एंटर एंड सेव। और ये आपसे फिर कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ये कर दें KB जस्ट आप यहाँ पे PK मेंशन कर दो, एंटर एंड सेव कर दें। तो आपने जस्ट यहाँ पे PK लिखे, एंटर और इसको सेव कर दें। एंटर गया, नाउ कम बैक। अच्छा यहाँ पे देखें कि टोसी लॉग क्लिक ऑन डिस्प्ले, उसको फिर इसको सेव कीजिए, डेटा ऑलरेडी सेव। ये आपने ये चीज कंफर्म करनी है कि आपका डेटा सेव हुआ या नहीं। ओके स्क्रीन शेयर नहीं होगी। ओके नेक्स्ट है डिलीट, ये तो इसको आप स्किप कर दो। नेक्स्ट है लोकेशन। लोकेशन मीन प्लांट की लोकेशन। बास का ऐसा होता है कि आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे जिनका जो प्रोडक्शन प्लांट वो किसी और लोकेशन के ऊपर होते हैं, उनका हेड ऑफिस किसी और जगह के ऊपर होता है, उनका सेल्स ऑफिस किसी और लोकेशन पे होता है, यू नो बॉयज। PNKB जी सर। FETD और ये आप देते हैं पैटर्न और साथ में लिखते KB 01। अच्छा कंपनी
कंट्री पीके। अच्छा, आप इसको एंटर इंसेक्ट कर लें। ओके बैक। define copy date check division. What is division? Define division. अब ऊपर हमने डिफाइन किया कि हमारी जो कंपनी है वो है बेवरेजेस की। बेवरेजेस में हमने क्या चीजें प्रोड्यूस करनी है, मिनरल वाटर एंड जूसेस। सो क्लिक न्यू एंट्री। अच्छा, ये बताएं कि इस ट्रेनिंग को आपने किस लेवल के ऊपर लेके आने हैं? इजी लेवल पे रखना है, मॉडरेट लेवल के ऊपर रखना है, या हार्ड या डिफिकल्ट लेवल के ऊपर रखना है? जल्दी से बताएं प्लीज। इसको मैं जो ना वो मॉडरेट पे लेके आता हूँ। जी सर। AW वाटर and KJ juices 0. अच्छा, ये आ रहा है बल्कि काम करते हैं J के, ठीक है। चलो हम एक हम उसको चूज कर लेते हैं। हम एक ही बनाते हैं KW वाटर का परफॉर्मेंस करते हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर जी आप बेवरेजेस को ही सिलेक्ट क्यों करते हैं? बेवरेजेस सेक्टर को सिलेक्ट करना है इस वजह से आसान है कि क्योंकि हर बंदा जो है ना वो बेवरेजेस प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है। हमें से कोई ऐसा नहीं जिसने कभी जूस ना पिया हो, कभी किसी ने मिनरल वाटर ना पिया हो, कभी किसी ने सॉफ्ट ड्रिंक ना पिया हो। कोई आप में से ऐसा है वॉलंटियर, ऐसा यूनिक पर्सनैलिटी जिसने कभी जिंदगी में जूस ना पिया हो? मतलब ये जो होते हैं, ये जो पैक्ड जूस होती है, या जिसने सॉफ्ट ड्रिंक ना पी हो, ये बताइए प्लीज। कोई भी नहीं ना? तो मतलब सब के पास होती है मिनरल वाटर बॉटल। तो जब आपके पास प्रोडक्ट होगी ना, उस प्रोडक्ट के ऊपर फाइनेंसिंग करना, कॉस्टिंग करना, फिर उसकी परचेजिंग, फिर उसकी करेंसी नोट, उसकी जितने भी डिपार्टमेंट्स में जो भी उसकी पार्टिसिपेशन होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, वो आप सबके लिए आसान हो जाएगी उसको अंडरस्टैंड करना। ये इसके लॉजिक। अच्छा, नेक्स्ट है, अब आप इसको क्रॉस कर दो। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अभी इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट के ऊपर। इसमें हमें क्या डिफाइन करना होगा, क्या करना होगा? स्टोर डिपार्टमेंट। अब स्टोर डिपार्टमेंट हमेशा याद रखिएगा इस प्लांट के साथ आते हैं। ओके, आप ये देखें कि पीछे हमने प्लांट को डिफाइन किया, देन वी विल एबल टू डिफाइन स्टोर डिपार्टमेंट। अगर हमारे पास प्लांट ना होता तो हम इसको भी डिफाइन ना कर सकते। PLKP, ये आपका प्लांट आ गया। और अब यहाँ पे आप न्यू एंट्री पे आ जाओ, लोकेशन SL01, जहाँ पे आप दे दें इंग्रेडिएंट्स। स्पेलिंग मुझे कुछ करिए, बल्कि यहाँ पे आपका आएगा empty बॉटल। एक स्टोर है आपके एम्प्टी बॉटल्स का, एक स्टोर होगा SL01 जो कि होगा आपका इंग्रेडिएंट्स का। और एक स्टोर आपका होगा वाटर का। यू हैव टू डिफाइन 3 डिफरेंट स्टोर्स। सॉरी, ये SL02, ये SL03, क्योंकि वो सेम वो है 03। अब आपने क्या काम करना है, 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करें, देन डबल क्लिक ऑन इंडस्ट्रीज ऑफ स्टोरेज लोकेशंस, देन न्यू एंट्री, देन 01 एंटर कर दें। अब फिर टाइटल कंपनी KB01, देन यहाँ पे आ जाओ कंट्री PK एंड आप इसको सेव कर लें। Now come back, select this, double click on this and new entry number 02 और company KB and PK।
enter करें, then come back, select this and double click on this, new entry 0, company, save business, enter, and अब आप इसको सेव कर दें। अब यहाँ पे जो MM वाले हैं ना, उनके लिए 3 स्टोर्स डिपार्टमेंट हैं और आपने ये काम करना है कि आपने ये देखना, MM वालों ने ये देखना है कि आपने मटेरियल्स को मैनेज करना है, आपने इन्वेंट्री को मैनेज करना है, आपने फिनिश प्रोडक्ट को मैनेज करना है। प्रोडक्ट क्या है हमारी, मिनरल वाटर एंड जूसेस। उसके लिए आपको कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, फिर आपने कितना प्रोडक्शन को फॉरवर्ड करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, फिर आपने बिल ऑफ मटेरियल कितना मैनेज करना है। तमाम जो एक्टिविटीज हैं वो किसकी है, MM की है। फाइनेंस का काम ये होगा कि जो भी सेल्स ऑर्डर आया है, सेल्स ऑर्डर में आपने ये देखना है कि आपकी सेल्स प्राइस क्या है, सेल्स प्राइस के मुताबिक आपने ये देखना है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी में आपने ये देखना है कि आपके प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या आती है आपकी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आती है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आती है, फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले मौजूद हैं, एक्सपर्ट प्लीज, आई एम राइट। ये तीनों चीजें उसमें मैटर करती हैं। Yes, फाइनेंस प्रोफेशनल्स PM per unit. अच्छा, जी जी सर, बिल्कुल ऐसी दूसरे एंड पे देखो, यहाँ पे हर जो डिपार्टमेंट है ना, उसकी यहाँ पे क्या हो रही होती है, वर्किंग भी हो रही होती है, सुपरविजन भी हो रही होती है, मैनेजमेंट भी हो रही होती है। इस ट्रेनिंग के अंदर हम आपको इंशाल्लाह एज अ कंसल्टेंट SAP को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये भी इसकी एक्सपर्टीज आएंगे इंशाल्लाह। सेकंड, एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, एज अ सप्लाई चेन मैनेजर, एज अ MM मैनेजर, एज अ स्टोर मैनेजर, आपने तमाम जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आपने कैसे सुपरवाइज करनी है, वो भी इसमें आपको इंशाल्लाह सिखाए जाएंगे, ताकि आप जब इंडस्ट्री में जाएं तो वहां पे कंसल्टेंट के साथ साथ आप जो है मैनेजमेंट लेवल के ऊपर जो आपकी JDs हैं, आप उसको इफेक्टिवली परफॉर्म कर सके। दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir, clear. Yes, sir. तो ये जो ट्रेनिंग है ना, इसको आपने जस्ट ये नहीं करना कि फॉर्मेटिव पे हमने डेटा पुटअप कर दिया तो वो हमारा काम कंप्लीट। आगे तो काफी चीजें आएंगी, रिपोर्ट्स हमने तैयार करनी है, हर चीज हमने इंशाल्लाह परफॉर्म करनी है बैक एंड फ्रंट एंड के ऊपर। तो अब ये देखें, अभी हमारी जितनी भी वर्किंग कहाँ पे हो रही है, SAP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अभी हमने यहाँ पे काम नहीं किया, ओके। इस पे आने के लिए हमें बैक एंड के ऊपर तमाम पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, तब हम उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, परचेज डिपार्टमेंट। जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है ना, ये आम तौर पे किसका पार्ट होता है, उसका प्रोडक्शन का। स्टोर का काम क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से फिनिश गुड रिसीव करना, ओके। अब स्टोर डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करना है, वो कैसे प्रोवाइड करेगा, खुद से तो नहीं बना सकता है रॉ मटेरियल। अब जैसे कि आप सबके पास कोई पानी की बोतल होगी, मिनरल वाटर बोतल, कोई जूस, कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोई कोल्ड ड्रिंक, किसी के पास अभी है, अभी अगर है तो अपने उसका सामने रखें जरा जी मेंबर्स। बॉटल, वो आप देखिएगा, मतलब कि जो बॉटल होती है उसकी, जूसेस की बोतल, वाटर की बोतल, बल्कि वाटर जूसेस को छोड़ दो। हाँ, आपने ना आज 3 बॉटल्स लेनी है, सबने मिनरल वाटर बॉटल लेनी है, आपने सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल लेनी है और जूस की बोतल लेनी है। आपको तीनों का प्लास्टिक जो है ना, उसमें फर्क नजर आएगा, ओके। तो अब स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या होगा, स्टोर डिपार्टमेंट का काम क्या होगा कि उसने ये देखने कि भाई प्रोडक्शन किस चीज की हो रही है। ऐसा ना कि मतलब कि आप मिनरल वाटर बॉटल के लिए आप जो है पेप्सी की जो बॉटल है वो प्रोवाइड कर दें, और जो सॉरी पेप्सी के सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल वो थोड़ा सा हार्ड होती है ना, तो मतलब कि दूसरे फेस में क्या होता है जनाब, प्रोडक्शन हो रही है एनर्जी ड्रिंक की, आप माशाल्लाह से मिनरल वाटर बॉटल की बॉटल प्रोवाइड करें। तो स्टोर डिपार्टमेंट के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि उसने कौन सा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करना है। वो तमाम मटेरियल जो है उसको स्टोर ने पहले अरेंज करना है। अरेंज कहाँ से करेगा, परचेज डिपार्टमेंट से कहेगा कि जनाब ये हमारी कंपनी में ये सेल ऑर्डर हैं,
ये हम उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास 7 लाख मिनरल वाटर बॉटल का ऑर्डर आया है, हमने 7 लाख बॉटल्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। 7 लाख बॉटल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें इतनी बॉटल्स चाहिए, तो आप मेहरबानी करके इतनी बॉटल, ये क्वालिटी इस तरह की फीचर्स उसमें होने चाहिए, तो आप उसको परचेज करें। ओके, तो परचेज का काम होगा उसको वेंडर से उसको परचेज करना। कम टू न्यू एंट्री। जी सर। यस सर, ये समझ आ गया। KP परचेज डिपार्टमेंट अच्छा, आप इसको आप एंटर सेव कर दें। नाउ कम बैक। सर जब ये एंटर कर देते हैं, कोड आता है, सेव करते हैं जब आप वो और मेन जो डेटाबेस होता है ना, आपका जो मेन डेटाबेस होता है, वो जी आपसे मतलब कि कंफर्म ले रहा होता है, फिर आपने उसको एंटर करके उसको कंफर्म करना होता है, फिर आपके मेन डेटाबेस के ऊपर चला जाता है। ओके सर, बट ये वो कोड तो किस सेव नहीं करना या कुछ, उस कोड का तो काम नहीं है। नहीं, बस ये जो चीजें मैं जैसे परफॉर्म कर एज इट इज आप सबने परफॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, लॉजिस्टिक जर्नल, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन और मेंटेन, ये इंजीनियर्स हमारे उसमें आते हैं। अगर हमारे पास हैं तो ठीक, अगर नहीं तो उसको स्किप कर दें। अच्छा, उसके बाद क्या है, डेफिनेशन के बाद आपका असाइनमेंट। असाइनमेंट के ऊपर आपने क्या काम करना है, अब जितने भी हमने डिपार्टमेंट्स को डिफाइन किया है ना, उन तमाम डिपार्टमेंट्स को हम डेटाबेस के साथ लिंक कर देंगे। अच्छा, ये बताइए इज दिस एनफ और वी शुड कंटिन्यू इसको कंप्लीट करते हैं। असाइनमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो आपने ऊपर डिफाइन किया है ना, इसको आपने डेटाबेस के साथ इंटरलिंक करना है। वेरी सिंपल, एसएन कंपनी कोड टू कंपनी, जो हमने ऊपर डिफाइन किया उसको इंटरलिंक कर देंगे। जैसे कि एसएन कंपनी कोड टू कंपनी है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, एफएम एरिया, तो इसमें हम जस्ट इन तीनों चीज़ों को असाइन करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना। मैं आपको फिर बाहर बता रहा हूँ कि जो चीज़ें जिस तरीके से ये यहाँ पे मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, एज इट इज आप इसको करनी परफॉर्म करने। बहुत का क्या होता है कि कुछ मास्टर से इतने अच्छे होते हैं कि वो फजूल पंगे लेते हैं, तो डेटा जो है वो सबका जाता रहता है। पोजीशन KB01 KB01 नीचे आपका डेटा आ जाएगा, देखें। ओके, KB01 इसको सिलेक्ट करें एंड सेव इट, एंटर एंड कम बैक, डेटा वाज सेव्ड। SN coming to create a control area. Position KB01 KCCA। अब देखिए ये आ गया ना, ये KB01, आप इसको एंटर सेव एंटर कर दो। कम बैक, SN company code to financial management area, position KB01 FMKB। Okay, come back. This is clear. Now come to logistic journal, SN plan to company code। इसमें जस्ट हम इसी को फोकस करेंगे। न्यू एंट्री KB01 PLKP। आप जब इसको एंटर करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगी। एंटर सेव एंटर, डेटा वाज सेव, कम बैक। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसको क्लोज कर दो। देन हम आते हैं MM के ऊपर, ये तो रहेगी SN परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। इसमें न्यू एंट्री का ऑप्शन नहीं, जस्ट क्लिक ऑन पोजीशन POKP एंटर KB01 एंटर एंड सेव।
कम बैक। अच्छा, देन असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, परचेज डिपार्टमेंट को प्लांट के साथ आपने इंटरलिंक करना है। न्यू एंट्री POAB, और ये नीचे यहाँ पे लिखा दो PNKB, एंटर एंड सेटिंग। Okay, necessary configuration in enterprise structure we have completed. अब इसमें एक चीज आप पूछ सकते हैं कि सर व्हाई वी स्किप कंट्रोलिंग। अब अगर हम कंट्रोलिंग में आते हैं ना, लेट से हम कंट्रोलिंग में आ गए और कंट्रोलिंग में मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया में हम लोग आते हैं, देन मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, देन न्यू एंट्री। अब यहाँ पे देखेंगे वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट आपसे पूछ रहे हैं, फिस्कल ईयर आपसे पूछ रहे हैं। ये दोनों अभी तक हमने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ। ओके, तो ये जो जहां पे ये टिक वाला ऑप्शन होगा ना, इसका मतलब कि ये ऑप्शन मैंडेटरी है, इसके बिना आपका जो है ना ये कंट्रोलिंग एरिया डिफाइन नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन फिस्कल ईयर वेरिएंट, वी हैव टू डिफाइन चार्ट ऑफ अकाउंट, देन वी विल एबल टू डिफाइन कंट्रोलिंग एरिया। ओके, तो एससीपी के अंदर आपने ये देखना है कि कौन सा जो सेगमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। सो वी हैव कंप्लीटेड एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिफाइन basic parameters in financial accounting like fiscal year, posting period variant, field status variant, tolerance, document number ranges, chart of count group, and controlling area. Okay, is this clear? Is there anything you want to discuss, please? No sir, all clear. तमाम बताएं, यहाँ तक कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई चीज जो रिपीट करवाना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। ओके, थैंक यू सो मच।